देखो ध्यान से, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ध्यान रखना कि जैसे मान लो ऐसा आ गया कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 और सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लें, है ना, और अपन इसको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दें। ठीक है ना, अगर आप राइट हैंड लिमिट देखोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू पे 1 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे तो ये 0 हो जाएगा। सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर है और हम अंदर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे अपन ऑलरेडी ले चुके, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया, तो अब 0 की राइट और 0 की लेफ्ट की वैल्यू लेने पे काम नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर वाली की वैल्यू निकालेंगे, इस अंदर वाले फंक्शन की हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अगर ये लिमिट ले पाना संभव नहीं है तो हम अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ध्यान रखिएगा। या तो सिंपल ऐसे हम राइट और लेफ्ट लिमिट निकाल के काम कर लें, इससे काम बन गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम राइट और लेफ्ट दोनों लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो वैल्यू इसकी आ रही है 0.9999, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ध्यान रखिएगा ये। और वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे, तो वैल्यू पे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा एक्स टेंड्स टू 0, हो जाएगा 0.99999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ऑटोमेटिक 0 गया। तो एक तरीका ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पे लेफ्ट राइट लिमिट लगा लो। दूसरा तरीका है, जब लेफ्ट राइट लिमिट लगाओगे, लेफ्ट राइट लिमिट भी तो वैल्यू देगी ना, 1.001 वैल्यू तो है, तो अंदर वाले फंक्शन की हम वैल्यू निकालेंगे और उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे। ठीक, कि ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये करेंगे। क्लियर है, अंदर वाले फंक्शन की हम वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को अप्लाई कर देंगे। अगली बात समझ में? ओके। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये प्लस है, अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक से ज्यादा आ गए, सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गए, सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गए, जैसे यहां आ गया, अगर सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गए, बहुत सारे फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ गए, उनका सम हमने पूछ लिया, एक दो होगा तो वैल्यू पे जाएंगे, है ना। सम पे अगर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सम आ गए, जैसा इस क्वेश्चन में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सैंडविच थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, सैंडविच थ्योरम। कैसे लगाएंगे, हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो हम यहाँ पे बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर टी इज ग्रेटर देन टी माइनस 1 बट लेस देन टी। मतलब 2.75 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा, ठीक है ना, तो 2.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, तो 2.75 इट इज ग्रेटर देन टी माइनस 1। अच्छा, इक्वल टू कहाँ होता है इसमें, तो बताएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 निकालूंगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, तो इक्वल टू यहाँ आएगा। तो यदि हमारे पास सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है जैसा कि इस क्वेश्चन में आया है, तो उस केस में अपन इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। समझ गए मेरी बात? तो देखिए अब ध्यान से, अब हम यहाँ पे हर ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे और उसके बाद इस पे हम क्या लगा लेंगे, आपका इस पे हम बोलो सैंडविच थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं, अब हमारे पास फॉर्मूला मिल चुका है। क्या है हमारा फॉर्मूला, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर टी, दिस इज ग्रेटर देन t minus 1 but less than or equal to t. So let us put it here. So greatest integer x क्या हो जाएगा, so greatest integer x is greater than x minus 1 less than equal to x. So greatest integer 2x क्या हो जाएगा, that is greater than 2x minus 1 and less than equal to 2x. अरे वो आदित्य बरोड़िया को फोन कर दो, is greater than 3x minus 1 और लेस देन इक्वल, आज कौन कौन गायब है, तो आज तो ज्यादा ही बच्चे गायब हैं। ऐसी अगर हम प्रोसीजर को आगे बढ़ा देंगे तो सबको ऐड कर दें, तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर nx, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर nx इज ग्रेटर देन nx माइनस 1 लेस देन इक्वल टू nx। ठीक, अब हमने कहा काम करो, इन सभी को ऐड कर दो, लेट अस ऐड ऑल दिस थिंग। आज टाइम चेंज हो गया इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्या,
देखिए कितना समय नहीं जगह ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही मैं सबको ऐड करूंगा तो बीच में देखो क्या आया, बीच में आया ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2x अप टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर nx। दिस इज लेस देन और इक्वल टू x plus 2x plus 3x up to nx and greater than x plus 2x plus 3x up to nx माइनस ये 1 1 1 1 अगर n बार जोड़ूंगा तो n हो जाएगा। तो ये जो पूरा न्यूमरेटर है ये इन दो इनइक्वालिटीज इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब हमको इसको डिवाइड कैसे करना है n स्क्वायर से, तो अगले स्टेप में इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर 2x अप टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर nx होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहां से x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। इसका तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n अपॉन n स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू, यहां भी x कॉमन ले लो, अंदर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। इसका ही फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन था लिमिट के अंदर का वो इन दो इनइक्वालिटीज के इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे ध्यान से देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इस पे लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो मैं अगले स्टेप में जाने के बजाय इसी स्टेप पे लिमिट लगा दे रहा हूं। यहां लिमिट लगा दी मैंने n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां लिमिट लग गई n टेंड्स टू इंफिनिटी और यहां लिमिट लग गई n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो पूरी लिमिट को मैंने l कह दिया, सो लिमिट l विल बी ग्रेटर देन, अब इसकी लिमिट निकाल लेता हूं। n टेंड्स टू इंफिनिटी में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो लिमिट कौन देगा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। नीचे हाईएस्ट पावर कौन है n स्क्वायर, ऊपर देखो कौन है n स्क्वायर बाई 2 और साथ में x है, तो ये लिमिट हो गई x बाई 2 एंड दिस लिमिट इज लेस देन और इक्वल टू, यहां भी निकाल लो हाईएस्ट पावर कौन है n स्क्वायर बाई 2 साथ में इंटू x मल्टीप्लाइड है, तो ये फिर हो गया आपके पास x बाई 2। सो लिमिट की वैल्यू x बाई 2 से x बाई 2 के बीच में चली गई, सो ऑब्वियसली द लिमिट l कैपिटल L विल बी इक्वल टू x बाई 2। इस पूरे को आप कैपिटल L मान लो जिससे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, इसको मैंने अंदर वाले को कैपिटल L मान लिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीरियर का, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अगर सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीरियर आता है, सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीरियर आता है तो उसके अंदर की अपने को वैल्यू निकालनी है। अब x आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीरियर x sin x अपॉन x आ जाए, अंदर की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू मतलब इसकी रेंज, वैल्यू का मतलब इसकी क्या है, रेंज। वैल्यू का मतलब रेंज से है, ध्यान रखिएगा कि कहां से कहां तक जा सकती है। मान लो इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू हो गई 0.99999 के आसपास, हो सकता है किसी का रेंज निकल रहा हो तो रेंज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उस रेंज पे या उस वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीरियर लगाओगे, जो रिजल्ट आएगा उस पे लिमिट लगाओगे अगर x बचता है तो। और अगर सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर आएगा देन यू टू यूज दिस फॉर्मूला। दिस आइडिया इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीरियर है तो अंदर वाला जो भी वैल्यू x होगा, फंक्शन होगा, उसकी हम वैल्यू या उसकी रेंज निकालेंगे। और अगर सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर है, ठीक है, सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर है, तो हम फिर उसकी क्या करेंगे, वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम उसमें इस फॉर्मूले को यूज करके इसको सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, इसको घर पे थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं अभी इन क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूं, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, नोट डाउन कर लो इसको जब तक मैं क्वेश्चन लिख दूं आपके लिए। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n क्यूब ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर प्लस so on greatest integer n square x plus n square and its limit is actually x by 3 plus 1 by 3, मतलब x plus 1 by 3। इसका जो आंसर आएगा that will be equal to x plus 1 by 3, ये इसका लिमिट है। ठीक है, इसमें दो ग्रेटेस्ट इंटीरियर के फॉर्मूले लगेंगे,
एक फॉर्मूला और यहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिख लीजिए। आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus n, where n is any integer, is greatest integer x plus n. And remember, अगर greatest integer x minus n आएगा तो इसको आपको ऐसा लिखना है x plus of minus n, तो जाएगा greatest integer x प्लस ऑफ। तो मैंने बहुत क्लियर आपको समझा दिया है कि अगर आपके पास एक सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम बाद में लेंगे, पहले अपन पूरे टॉपिक्स कवर कर ले, है ना, ठीक है। और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने इसका साथ सॉल्यूशन भी भेज ही दिया आपको। तो स्मिता, अब थोड़ा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम देख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक सर्कुलर आर्क है, ये एक सर्कुलर आर्क है पी क्यू ऑफ रेडियस 1, जिसका कि रेडियस 1 है, एक ये आर्क के पूरा सर्किल का पार्ट है, मान लीजिए रेडियस 1 है। सबटेंड एन एंगल ऑफ x रेडियन, ये x रेडियन का एंगल यहां सबटेंड कर रहा है, सबटेंड एन एंगल ऑफ x रेडियन, डिग्री नहीं है रेडियन है, वेयर x इज बिटवीन 0 to π/2, सो एंगल तो 0 से π/2 के बीच में एज शोन इन द फिगर, ठीक। द पॉइंट r इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट, तो ये r जो है इस सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क मतलब एक सर्कल का ही पार्ट है, ऐसा समझो। सर्कुलर आर्क मतलब एक सर्कल का हमने एक पार्ट ले लिया ना, ठीक है, छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट से हमने इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं 10th क्लास में पढ़ा कि आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसकी लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। ओके, लेट tx बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQRX, ये जो PQRX है इस पूरे का एरिया जो है वो tx है, तो इसका जो एरिया है उसको हमने कैपिटल TX कह दिया, ट्राइंगल का एरिया है TX। एंड लेट SX बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसके एरिया को हमने SX कहा, सेक्टर का, ये मान लीजिए सेक्टर है आपका, तो जो सेक्टर का एरिया है उसको हमने क्या कहा, SX का है, ये एरिया SX है, शेडेड रीजन। देन फाइंड दिस TX, SX एंड दिस ऑल थिंग्स। चलिए सोचिए क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल TX, बेसिक ज्योमेट्री लगानी। हाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल TX? अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल TX क्या होगा, पहले सोचो। ट्रायंगल का एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, तो या तो आपको ये लेंथ मिल जाए और ये मिल जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले, पहले ये बताओ, तब थोड़ा दिमाग घूमेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR चाहिए, एक है हमारे पास हाफ, ठीक है ना, लेंथ इनटू हाइट, तो हम कह सकते हैं PQ इनटू हाफ बेस इनटू हाइट। दूसरा हाफ AB साइन थीटा, और तीसरा आपका हीरोन फॉर्मूला अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो ये थर्ड वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तीनों साइड की लेंथ तो मालूम ही नहीं है, तो करेंगे ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड की बात करें, फर्स्ट में भी ये बेस, ये हाइट, ये डिस्टेंस चाहिए बेस, और ये हाइट चाहिए, तो ये बेस निकाल सकते हो क्या, हाइट निकाल सकते हो क्या, सोचो। चलो मैं आपको हिंट देता हूं, यू हैव टू अप्लाई सेकंड फॉर्मूला, नथिंग हाउ यू विल अप्लाई। हाफ AB sin थीटा, व्हाट इज एंगल OPR, यस। अरे सर्कल मैंने जानबूझ के बनाया है ऐसी कुछ समझाने के लिए, ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, एंगल कितना होगा ये, किसी भी सर्कल पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और उसके ऊपर सेंटर से मैं अगर रेडियस ड्रॉ कर दूं तो नेचुरली एंगल कितना होता है हमेशा, 90 डिग्री। पढ़ा नहीं पढ़ा, तो ये रेडियस है ना, सेंटर से ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो आपको मालूम है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये तो पढ़ा हुआ आप लोगों ने। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। अभी दो अपोजिट एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, ये 90 हुई 90 मतलब 180, मतलब ट्रायंगल OPRQ, दिस क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, OPRQ इज ए व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
So we will start from here, that angle OPR is equal to angle OQR is equal to 90 degree, and their sum is 180. Angle OPR plus angle OQR, this sum is 180. There once opposite angle sum is 180, एक पेयर का अपोजिट एंगल का सम 180 होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. Therefore OPRQ is cyclic quadrilateral. और जैसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ तो इन एंगल का सम भी 180 हो गया. Therefore angle POQ plus angle PRQ, this sum is equal to 180, and POQ angle is known to you as x radian. This angle I don't know, PRQ, this I want, is 180 means pi, या 180 लिख दो. Therefore angle PRQ is equal to 180 minus x radian. So I know this angle. ये एंगल मुझे मिल गया. और जैसे ये एंगल मुझे मिला, देखिए एंगल थीटा मिल गया मेरे को, तो मैं इस एंगल का साइन ले सकता हूं. अब मुझे इस साइड की लेंथ चाहिए. अगर इस साइड की लेंथ निकाल लूंगा तो मैं हाफ AB साइन थीटा, हाफ PR RP into RQ, and RP into RQ both are equal because they are tangent. तो कोई भी एक लेंथ निकाल लो. हाउ यू विल फाइंड दिस RP लेंथ? मुझे ये RP की लेंथ निकालनी है, PR की लेंथ निकालनी है. और ध्यान दो कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये लेंथ मुझे मालूम है 1. अब अगर मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ऐसा बना लूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. तो मैंने कहा काम करो, ज्वाइन OR. सर एक बार चैट बॉक्स देखिए प्लीज. एक मिनट रुक जाओ, वो नहीं देख पाऊंगा मैं क्योंकि मैं मोबाइल से डेटा से चला रहा हूं और मैं इसको पीछे नहीं कर पाऊंगा. तो मैंने कहा ज्वाइन कर दो OR. OR को ज्वाइन कर दिया. वेट कर लो, OR को ज्वाइन किया मैंने. OR को ज्वाइन करती मेरे पास ट्रायंगल बन गया OPR, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए मुझे RP निकालना है. एंड रिमेंबर दिस इज बाइसेक्टर ऑल्सो. ये एंगल x/2 होगा. याद करो 10th क्लास की थ्योरम. आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए थे, लाइन ज्वाइनिंग जो करते थे, ये दोनों ट्रायंगल क्या थे? कॉन्ग्रुएंट थे या नहीं थे? तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. 10th क्लास की थ्योरम लग रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिए. सो दिस एंगल, दिस इज द कॉन्ग्रुएंट होते ही मतलब ये एंगल भी इक्वल हो गए. जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो तो ये एंगल x/2 हो गया. सो दिस एंगल इज x/2. सो अब आप देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल OPR में, this angle is known to you, this side length is known to you. I can easily find this PR by trigonometry. लग जाएगी अब. So ध्यान दीजिए. So in triangle OPR, एंगल के अपोजिट x/2 क्यों है मैंने समझा दिया, मैं लिख नहीं रहा ये सब. x/2 की अपोजिट क्या है? परपेंडिकुलर चाहिए, और ये है बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन निकाल लो. इट इज tan x/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PR अपॉन बेस. बेस इज OP. अगर बहुत जरूरी हो तो आप मुझे वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि मैं डबल डेटा करूंगा तो फट से खत्म हो जाएगा ये. So tan x/2 इतना है. PR निकालना, OP 1 यूनिट है. So PR upon 1. So therefore PR value is tan x/2. And remember PR is also equal to RQ. So RQ is also x/2. Now I got the everything for the area of triangle this PQR. Okay, now area of triangle PQR.
area of triangle PQR is equal to what? Half product of two side, half AB sin theta, product of this side RP into RQ into sine of angle between them 180 minus x degree, x radian, not degree. Now 1 by 2 RP is 10x by 2 into 10x by 2. So it is 10 square x by 2 into sine 180 minus theta is sine x. This is the area of triangle PQR. Is that clear? Now I am leaving to you. Can you find this area of the shaded region? Give it 10th class account. Think over it. आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो अगर बहुत जरूरी है तो, अदरवाइज मैं ही आज ज्यादा पढ़ा दूंगा, खत्म करूंगा, बहुत लंबा हो गया. हाउ यू कैन फाइंड दिस शेडेड एरिया? याद करो ना, 10th क्लास का क्वेश्चन है भाई, ये तो निकल जाना चाहिए. शेडेड एरिया का, शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे? एसएक्स कैसे निकालोगे? अच्छा ये मिलेगा कैसे? देखो ये देखो ओ पी क्यू ओ, ये कौन 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 कौन, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सेक्टर, सेक्टर हुआ ना ये. इसमें से ट्रायंगल माइनस कर दो. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन एसएक्स, area of SX is equal to area of sector OPQO minus area of triangle, which triangle? OPQ. Now area of sector, you already know what is the area of sector. Yes, tell me. एरिया ऑफ सेक्टर का दो फॉर्मूला होता है. एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ, चलो हाफ आर स्क्वायर थीटा व्हेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन. और अगला होता है पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री. और इसको अगर आप 360 को 2 पाई लिख दोगे, क्या लिख दोगे? 2 पाई रेडियन. इसको रेडियन में चेंज कर दोगे तो बन जाएगा 2 पाई लिख दो, पाई से पाई कैंसिल, 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ गया रिजल्ट. बट इन दिस केस एंगल इज इन रेडियन, क्योंकि एंगल मुझे रेडियन में दिया हुआ है एक्स रेडियन, इसीलिए मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. सो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ सेक्टर हाफ रेडियस, रेडियस इज हियर 1, सो 1 स्क्वायर इनटू थीटा. क्या है थीटा है सेक्टर का? x, तो x स्क्वायर नहीं, सॉरी आर स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, इसके बाद क्या आएगा? माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. फिर एरिया लिख दिया मैंने. रबड़ लेने में मुझे घबराहट होने लगती है, एक साथ दो कैसे लग कर रहा है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीक्यू कितना होगा? ओपीक्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों साइड की लेंथ मालूम है, बीच का एंगल ही मालूम है, तो हाफ ए बी इंटू साइन थीटा, हाफ 1 इंटू 1 ए इंटू बी, ओपी इंटू ओक्यू. मैं लिख देता हूं ऐसे यहां पे आपको समझाने के लिए, ओपी इंटू ओक्यू इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एक्स रेडियन. सो नाउ अब हमारे पास रेट बन गया 1/2 x minus 1/2 1 into 1 into sine x radian. So 1/2 x minus sine x. X means it is in radian. अब radian बार बार नहीं लिखूंगा, तो मैंने tx निकाल दिया, ax sx निकाल दिया. Is this clear to everybody? सर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? या वही जो लगाया, और क्या लगाया? माइनस कर दिया. नहीं सर, वो समथिंग ऐसा कुछ 10th में था, आर कॉस थीटा माइनस क्या था वो, याद नहीं आ रहा है.
निकाल दो, मुझे भी याद नहीं है, मैं याद नहीं करता, मैं तो भैया जो बेसिक फॉर्मूले वो याद रखता हूँ। ठीक है, यस सर। आप सेगमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो हम कराते नहीं है। आ जाइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टी एक्स अपॉन एस एक्स निकालना। अब तो लिमिट का काम आ गया, यहां तक 10th क्लास है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टी एक्स अपॉन एस एक्स, अभी हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टी एक्स। टी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने बेटा? टी एक्स निकाल चुके हैं, ये रहा 1/2 टी एक्स, ही है ना ये 1/2 tan स्क्वायर x/2 इंटू साइन एक्स अपॉन, और ये हो गया एस एक्स हो गया 1/2 x माइनस साइन एक्स। चलिए अब 1/2 से 1/2 कट गया। अब तो बड़े फटाफट एक काम करो, जहां फॉर्मूला बन सकता है फॉर्मूला बना लो। क्लियर दिख रहा है, न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन जाएगा। इसको लिख दिया tan x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, है ना, इनटू साइन एक्स अपॉन एक्स। जितना एक्स्ट्रा किया उसको बैलेंस करने के लिए तो x/2 का होल स्क्वायर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू x मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन x माइनस साइन एक्स। अब क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे डिग्री 3 हो रही है तो साइन एक्स का एक्सपेंशन 3 डिग्री तक ले लो, तो होता है x माइनस x³ बाय फैक्टोरियल 3। उसके बाद के टर्म लेने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर डालो, आ गया आंसर। सो अब आपके पास जब लिमिट लूंगा तो ये लिमिट बन जाएगी 1 का स्क्वायर, इसकी लिमिट लूंगा तो बन जाएगा 1 इंटू x³ बाय 4, x³ बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन, यहां ब्रैकेट ओपन करूंगा तो x x कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस x³ बाय 6। अब x³ से x³ कैंसिल, दिस इज 6/4 एंड 6/4 मींस 3/2। पूरा एरिया इतना है। ये क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन दिया बिल्कुल उसी जैसा ही है, मैंने आपको ऑलरेडी शीट भेज दी है, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, भेज चुका हूं मैं ऑलरेडी, पूरी विद सॉल्यूशन भेज डालेंगे, आप सॉल्यूशन नहीं देखना है। सपोज दैट ए सर्कल ऑफ इक्वल डायमीटर आर पैक्ड टाइटली इन एंड रोड इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंड रोज में ऐसे हमने पैक कर दिए, मतलब दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, लाइक दिस। एंड रो में हमने इसको टाइटली पैक किया हुआ है। सर्कल है, ठीक है। द फिगर इलस्ट्रेटेड द केस n इक्वल टू 4, यहाँ 4 के लिए अपन ने केस बनाया है, ऐसे अपन n बोल रहे हैं, n रोज हैं इसमें, छोटे छोटे बॉल मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे रख दिए, एक रो, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ठीक है। इफ A इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, A इज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, एंड कैपिटल AN इज द टोटल एरिया ऑक्युपाइड बाय द सर्कल। इस सर्कल ने जितना एरिया ऑक्युपाइड किया वो कैपिटल AN है इन n रोड, सभी रोज में, ठीक है। देन यू टू फाइंड द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी AN अपॉन A। रेडियस हमको दिया नहीं है, सो सपोज कर लो द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, इक्वल रेडियस का दिया ना, हर सर्कल का जो रेडियस है वो सपोज कर लो R है, और साइड भी नहीं मालूम तो साइड मान लो। हाँ सर। चलो सोचो अब हाउ यू विल फाइंड। तो सबसे इजी है, पहले सभी जितने भी ये सर्कल है इनका एरिया निकाल दो। ये समझ में आ रहा है, ये जो 4 वाले के लिए जो केस बनाया है इसमें सबसे नीचे वाले में 4 सर्कल आ रहे हैं, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1। अगर ऐसे अगर 5 वाले का केस बनाऊंगा तो नीचे 5, 4, 3, 2, 1। अगर n का बनाऊंगा तो n, n-1, n-2 अप टू 1। फर्स्ट ऑल ऑफ यू फाइंड दिस कैपिटल AN, ये इजी है फाइंड करना, इसलिए पहले बोल रहा हूं आप कैपिटल AN निकालो। इस टोटल एरिया ऑक्युपाइड बाय सर्कल इन n रोज। तो अगर n रोज होगा तो लास्ट रो में कितने सर्कल होंगे? n सर्कल होंगे, n इंटू एरिया ऑफ ईच सर्कल, सभी सर्कल इक्वल है, बिल्कुल सेम है, तो रेडियस है पाई, r, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर।
तो उसके ऊपर वाली रो में कितने सर्कल होंगे, n-1, और एक का एरिया पाई आर स्क्वायर। लास्ट सेकेंड रो में कितने सर्कल होंगे, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, लास्ट में 1 इंटू पाई आर स्क्वायर। हो गया, सर्कल का तो बहुत इजी निकल गया। सो पाई आर स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 up to n, and this is equal to pi r square n into n plus 1/2। ये an आ गया। तो an तो बहुत इजी निकल गया, बस डायग्राम से समझना है कि अगर n 4 लोग थे तो 4 के केस में नीचे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो n में n, n-1, n-2 अप टू 1। ये सिंपल हो गया और सबका एरिया इक्वल है। अब उसने बोला कि जो a है, a ये निकालना। व्हाट इज a? a इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल के एरिया के लिए मुझे साइड निकालनी पड़ेगी। लेट्स से साइड इज a b c, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड मैंने a मान लिया। साइड a की लेंथ कैसे निकालोगे, इन टर्म्स ऑफ r। ध्यान रखना, साइड a की लेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ r। चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसको मिला दो, तो ये 2r, ये 2r, 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 r और r, इतनी लेंथ तो ये हो गई। ठीक, अब ये लेंथ और निकालनी है, और ये लेंथ तो सेम ही होगी, इसको ज्वाइन करो। फिर वही सर्किल के सेंटर आउटसाइड टेंजेंट है ये, तो एंगल हो गया 30 डिग्री। ये रेडियस है r, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये निकाल लो DE। तो इस ट्रायंगल BOD से एंगल 30 डिग्री है, ये निकाल लो BD, निकालो इसका, और यही काम n के लिए कर दो। जैसे अपने पास 4 सर्कल थे, तो 4 सर्कल में ये डायमीटर हो गया 2r, 2r, और ये r और r, मतलब क्या हो गया, ये 2r। 4 सर्कल है, तो आप देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है 2r, 2r और ये 2r। तो अगर 4 सर्कल है तो 3 इंटू 2r तो डिस्टेंस हो गया। अब ये 4 सर्कल के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। अगर 4 सर्कल है तब क्या होगा, 4 सर्कल है तो ठीक है ना, तो मेरे पास 3 इंटू 2r हो गया, समझ गए, 2r प्लस 2r प्लस 2r, तो 3 इंटू 2r, प्लस मुझे ट्वाइस ऑफ BD निकालना है। ये मेरा साइड A होगा अगर 4 सर्कल रखता हूं तो। समझ में आई मेरी बात, 4 सर्कल के लिए। अब BD निकालने के लिए क्या किया मैंने, BD निकालने के लिए मैंने कहा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ज्वाइन किया, इस सेंटर को ज्वाइन किया। देखो BD और ये तो टेंजेंट है, अभी जो ऊपर लिया सेम चीज तो लग गई, सर्कल के ऊपर आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट को और O को ज्वाइन किया मैंने। ठीक है, जैसे इसको ज्वाइन किया तो क्या हुआ, अब मैंने जैसे इसको ज्वाइन किया तो अब देखो BD कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, हाफ एंगल हो गया टोटल एंगल का, 60 का हाफ हो गया। तो मुझे ये मालूम है, OD मालूम है, R, BD निकालना, तो परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकालना, तो 10 लगा लो। तो R की वैल्यू, ये जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास BD, इट विल बी इक्वल टू R अपॉन BD इज इक्वल टू 1030। ठीक है ना, तो आपके पास रिजल्ट होगा 1030 इज इक्वल टू 1030 इक्वल टू R अपॉन BD, और 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। सो BD की वैल्यू होगी R/√3। तो ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 3 इंटू 2R प्लस ट्वाइस ऑफ BD, एंड BD इज हियर R अपॉन √3। समझ में आ गई मेरी बात। ये बात हुई जब 4 सर्कल थे। अगर n सर्कल होंगे तो क्या होगा, ये तो फिक्स होगा, BD तो फिक्स ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो भी चेंजेस होना वो यहाँ पे होना, बाकी ये भी फिक्स है। तो 4 सर्कल में कितना आया, 3 आया, तो n सर्कल में कितना आ जाएगा, n-1। सो BC जो हो जाएगा विच इज साइड A, दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस विल बी इक्वल टू DE प्लस, यहां मैं पूरा लिख रहा हूं, DE प्लस ट्वाइस ऑफ BD। एंड व्हाट इज DE इक्वल टू, कितने सर्कल हैं, n है तो n-1 इंटू 2R प्लस ट्वाइस ऑफ BD इज R/√3।
ये आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, अब आपसे कहा है एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैपिटल ए। सो कैपिटल ए है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। So it is √3/4 into this side, n-1 into 2r plus 2r by √3 का होल स्क्वायर। अब 2r का स्क्वायर बाहर निकाल देता हूं, तो हो जाएगा √3/4 इंटू 4r² इंटू n-1 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, और √3 का स्क्वायर भी बाहर निकाल देता हूं, तो अपॉन 3 बाहर निकल गया। अब ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया r², यहां लिख देता हूं, r² अपॉन √3 इंटू √3 n-1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मुझे कैपिटल ए मिल गया। अब किसकी लिमिट पूछी गई, डिवाइड कर दो। मैंने लिमिट पूछी है कैपिटल ए एन अपॉन कैपिटल ए। सो लिमिट निकाल लीजिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। सो लिमिट n टेंस टू क्या था, 0 था, इन्फिनिटी था, n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब सर्कल को इन्फिनाइट कर देते, n टेंस टू इन्फिनिटी कैपिटल ए एन अपॉन कैपिटल ए। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कैपिटल ए एन क्या होगा, कैपिटल ए एन ये निकाल चुका हूं, πr² n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन कैपिटल ए r² बाई √3 है ना, अपॉन √3 इंटू n-1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन मोर ऑफ ज्योमेट्री है, और फिर एंड में जाके आपको की लिमिट निकालनी है। अब ये r² से r² कैंसिल हो गया, और ये √3 आपका ऊपर चला गया। चलिए, तो एक स्टेप लिख दे, अगले स्टेप में तो आंसर है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, √3 और 2 नीचे आ गया, सो √3 2 नीचे आया, ऊपर n इंटू n प्लस 1 पाई और है ऊपर, और नीचे है √3 इंटू n-1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखना है। यहाँ n² का कोफिशिएंट तो है π√3, सो π√3। अब नीचे और देख लूं, यहां जब होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो n² के साथ 3 आएगा केवल, भाई √3 का भी तो स्क्वायर होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, और कहीं तो n² आएगा ही नहीं, तो n² के साथ 3 आएगा, और इंटू 2 और है, सो 2 इंटू 3, तो ये हो गया पाई अपॉन ये √3 हो गया 2√3। ये कुछ इसका आंसर बन गया।